तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, और ये टॉपिक है हमारा क्या, अभिक्रिया माध्यम। ओके। तो देखो बच्चों, अपन जानते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनमें रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता। पहले रिएक्टेंट से एक मध्यवर्ती बनता है, मीन्स एक ऐसी प्रजाति बनती है जो बहुत ही ज्यादा एनर्जी वाली, अल्पकालिक और क्रियाशील होती है, और फिर वही प्रजाति किस में बदलती है, उत्पाद में। तो वो जो बीच में एक मध्यवर्ती बनता है अभिक्रिया का, एक्चुअली में वही क्या है, अभिक्रिया माध्यम। समझ गए ना। और यही हमने यहाँ पर डिफाइन किया है कि अल्पकालिक क्रियाशील प्रजाति या प्रजातियां जो अभिक्रिया के दौरान अभिकारक अणु से निर्मित होती है, अभिक्रिया माध्यक कहलाती है। बात समझ गए ना, कि ऐसी कोई भी प्रजाति जो कि रासायनिक अभिक्रिया में बनती है, समझ गए ना, और बहुत ही अल्पकालिक होती है। अल्पकालिक मतलब बहुत ही कम इसका लाइफ जीवन काल होता है, और बहुत ही अधिक क्रियाशील है, मतलब अभिकारक और उत्पादन सबसे ज्यादा क्रियाशील है और सबसे ज्यादा एनर्जी वाली भी होती है। तो ऐसी प्रजाति को बोला गया है क्या बच्चों, अभिक्रिया माध्यक, रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है। तो ये जो प्रजातियां हैं बाद में यही क्या होती हैं, अभिकर्मक से जो रिएजेंट हम यूज करते हैं उनसे जुड़ती हैं या उनसे क्रिया करती हैं और फिर बदल जाती हैं किसमें, उत्पाद में। तो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे कौन कौन से रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं जो बनते हैं और किन रिएक्शंस में बनते हैं, और वो कितने समय तक स्थायी रह सकते हैं, फिर वो किस तरह से उत्पाद में बदलते हैं, इन्हीं को यहाँ पर डिस्कस करना है। और ये होते हैं कौन कौन से, देखो, कार्बोकैटाइन या कार्बोनियम आइन भी बोलते हैं इसी को, कार्ब एनाइन, ठीक है, मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं जो कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो होती हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो या सब्स्टिट्यूशन हो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो या सब्स्टिट्यूशन हो, ठीक है, फ्री रेडिकल रिएक्शंस हो, तो इन रिएक्शंस में आप देखोगे ये कहीं ना कहीं बनते हैं। और ध्यान से देखोगे तो सबसे ज्यादा जो रिएक्शन इंटरमीडिएट रिएक्शंस में मिलते हैं वो है कार्बोकैटाइंस। आप देखोगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हो गई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो गई, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई। तो इनमें ये प्रजाति सबसे ज्यादा कैटाइन दिखेगा, और कार्बोकैटाइन से ही रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी आपको असाइनमेंट में दिखते हैं, इनकी स्टेबिलिटी को लेके, इनके रीअरेंजमेंट को लेके। ठीक है। तो हम कार्बोकैटाइन, वैसे तो हम सभी जो है जो अभिक्रिया माध्यक है उनको अच्छे तरह से समझेंगे, लेकिन कार्बोकैटाइन में मैटर ज्यादा है और उसी को सबसे अच्छी तरह से ध्यान रखना। ठीक है। तो बढ़ते हैं, सबसे पहला जो लेंगे हम वो है कार्बोकैटायन, कार्बोकैटाइन सॉरी, है ना, यहां पर आएगा कार्बोकैटाइन। या इसी का एक और नाम लिखा होता है कार्बोनियम, क्योंकि कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है इसलिए ईएम लग गया। तो कार्बोकैटाइन, कार्बोनियम आयन, ठीक है, कार्ब धनायन जिसको बोलते हैं, ये एक ही प्रजाति है। मींस ऐसी अभिक्रिया, एक ऐसा अभिक्रिया माध्यक जिसमें कार्बन धनावेशित होता है। तरह कार्बन के संयोजी कोष में मात्र 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात ये एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रजाति होती है। बात समझ गए ना, कि अगर कोई भी ऐसी प्रजाति अभिक्रिया में बनती है जिसमें कार्बन में धनावेश आ जाता है और कार्बन के संयोजी कोष में मात्र 6 इलेक्ट्रॉन दिखते हैं, तो हम इसे बोलते हैं कार्ब धनायन, कार्बोकैटाइन या कार्बोनियम आयन। ये एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रजाति है, मींस अष्टक पूर्ण करने के लिए ये वहां जुड़ जाता है क्रियाकारक या अभिकर्मक के साथ जहां इसको पूरा एक पेयर मिल जाए और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए।
मींस न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप से ये तुरंत अटैक कर लेता है। तो ये है कार्बोकैटाइन की डेफिनेशन। आप देखोगे जो कार्बोकैटाइन बनते हैं, जब हम हेलो एल्केन्स में जाते हैं तो वहां पर E1 रिएक्शन है, SN1 रिएक्शंस हैं, वहां पे कार्बोकैटाइन बनते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन स्नेही योग अभिक्रियाएं हैं जो एल्कीन और एल्काइंस में देखने मिलेंगी, वहां भी कार्बोकैटाइन बनते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में चले जाओ, वहां भी कार्बोकैटाइन बनते हैं। तो आपको कई जगह कार्बोकैटाइन दिखेंगे और सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं वो कार्बोकैटाइन से ही रिलेटेड दिखेंगी। ठीक है, अब यहां पर हम आते हैं कि इनकी कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो देखो बच्चों, एक तो होता है एल्किल कार्बोकैटाइन। ठीक है, एल्किल कार्बोकैटाइन जो होता है, कार्बोकैटाइन मैंने गलत लिख रखा है, यहां पर अच्छे से कर दूं, ये है कार्बोकैटाइन, है ना। एल्किल कार्बोकैटाइन मींस एल्कीन में इलेक्ट्रॉन स्नेही योग, नाभिक स्नेही योग, प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन में बनते हैं। मींस ये जो एल्किल ग्रुप होगा, इसमें जो एल्किल ग्रुप होगा उसका कार्बन धनावेशित होता है। समझ गए ना, इनको बोला गया है एल्किल कार्बोकैटाइन। ये एल्कीन में इलेक्ट्रॉन स्नेही योग अभिक्रियाएं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो कि एल्काइल हैलाइड में मिलती हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन जो कि एरोमेटिक यौगिकों में मिलती हैं, उनमें बनते हैं। समझ गए ना, मींस एल्किल समूह में धनावेश होगा। अगर आप इनका स्थायित्व तो देखना चाहोगे तो सबसे पहले आपको अति संयुग्मन प्रभाव देखना है, ठीक है, और फिर देखना है पीड़निक प्रभाव। मतलब इनमें कोई भी अनुनाद प्रभाव की जरूरत नहीं है। एल्किल समूह में दो ही प्रभाव मेन है, अति संयुग्मन और पीड़निक। पहले अति संयुग्मन प्रभाव मींस अति संयुग्मित हाइड्रोजन परमाणु गिनो, मतलब जिस कार्बन में धनावेश है उसके दोनों तरफ या उसके सभी तरफ जितने भी जो बंध हैं कार्बन से जुड़े हुए उस धनावेशित कार्बन में, उसमें अल्फा कार्बन देखो और उनसे जुड़े हाइड्रोजन, जहां हाइड्रोजन ज्यादा, अति संयुग्मित हाइड्रोजन ज्यादा, वहां स्थायित्व तो ज्यादा होगा, चाहे पीड़निक प्रभाव कम हो या ज्यादा, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अति संयुग्मन ना हो तो ही पीड़निक प्रभाव दिखना है। अब देखो, अगर हम 1 डिग्री कार्बोकैटाइन की बात करें तो मिथाइल ग्रुप है या इथाइल ग्रुप है, तो जैसे इथाइल ग्रुप है, आप देखोगे इसमें तो कोई भी हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहां मिथाइल ग्रुप है जिसमें 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन, तो इसका स्थायित्व 3 हाइड्रोजन से होगा। इसमें चले जाएं सेकेंडरी में, तो अब ये 3 आप देख रहे हैं कि ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, तो कुल मिला के 6 हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन हो गए। और इसमें चले जाए टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप में, देखो अब 9 दिख रहे हैं आपको, और ये इतना ज्यादा स्थायी है टर्सरी कार्बोकैटाइन, जो टर्सरी ब्यूटाइल है ये, जो कि बेंजाइल एलाइल सबसे स्टेबल है। रीजन है इसके 10 अनुनादी रूप, 9 तो बनेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण और एक खुद है, तो इसीलिए ये काफी मतलब स्थायी कार्बोकैटाइन है। और आ भी चुका है क्वेश्चन कि टर्सरी कार्बोकैटाइन, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी का आधार क्या है, और वो है अति संयुग्मन। ओके, ठीक इसी तरह से इसमें आ जाए दूसरा एग्जांपल, देखो कि इस CH2 धनावेशित कार्बन के दोनों तरफ का हाइड्रोजन देखो आप, यहां पर कितने हैं 2, इस तरफ कितने हैं 3, इस तरफ इथाइल ग्रुप है, इस तरफ मिथाइल है। इंडक्टिव फैक्ट के अनुसार इथाइल ज्यादा इफेक्टिव होगा, लेकिन इससे ज्यादा स्थायी ये दिख रहा है। आप देख रहे हैं कि हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन यहां अगर आप काउंट करोगे तो 6 हो गए, यहां कितने हैं 5। भले इथाइल ग्रुप है इस तरफ, उसका इंडक्टिव फैक्ट ज्यादा है मिथाइल ग्रुप से, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा इफेक्टिव है, इससे ज्यादा स्टेबल ये होगा, क्योंकि अब देख रहे हैं आप 9 होगा इसके पास, इस तरह से। समझ गया ना। और इसमें आ जाओ, अगर आप इसमें देखें इस कार्बन में, तो यहां केवल 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन है, यहां देखो अब 4 हो गए हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन ये, और इधर चले जाओ तो 5 हो गए। और इससे ज्यादा जो स्थायी हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा CH प्लस CH3। भले इनमें इंडक्टिव फैक्ट का उल्टा दिख रहा है, बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप ज्यादा इंडक्टिव फैक्ट डालेंगे, लेकिन अगर दोनों तरफ हाइपर कॉन्जुगेटेड समूह एक से हैं, फिर इंडक्टिव फैक्ट, फिर आप डिसाइड करोगे कि इंडक्टिव फैक्ट कहां ज्यादा है। जैसे मान लो यहां लिखा है CH3
CH है ना 2, इस तरह से ले लूं मैं मान लो, और यहां है CH प्लस, फिर यहाँ CH2 और यहाँ CH3, ठीक है। और एक है CH3 CH2, यहाँ प्लस हो गया CH, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH3। तो यहाँ इथाइल ग्रुप, यहाँ इथाइल ग्रुप, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन 2 और 2 ये 4 इसमें भी है, तो 4 इसमें भी है। दिख रहे हैं आपको? अब आता है कि जब दोनों तरफ हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन बराबर है तो स्थायी कौन हुआ। तो फिर हम यहां डिसाइड करेंगे अब कि यहां पर इथाइल ग्रुप है, यहां पर मिथाइल ग्रुप है। इथाइल ग्रुप का इंडक्टिव फैक्ट ज्यादा है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल अब हो जाएगा। कि अगर मान लो दो कार्बोकैटाइन ऐसे फंस जाते हैं बच्चों जहां इक्वल नंबर में क्या दिख रहे हैं आपको, हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन, तब फिर इंडक्टिव फैक्ट लेना है। नहीं तो पहले हमेशा स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन से देखना है एल्काइल ग्रुप। यदि कार्बोकैटायन में अनुनाद प्रभाव होता है तो यह अति संयुग्मन प्रभाव से अधिक प्रभावी होगा। अब यहां देखो बच्चों, यहां पर आ जाए, अगर इस कार्बोकैटायन की देखें तो 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन है और यहां देखो आप 6 दिख रहे हैं, लेकिन यहां पर अनुनाद प्रभाव भी है। क्या है बच्चों? अनुनाद प्रभाव। इसलिए अनुनाद प्रभाव का मतलब है ये लोन पेयर यहां आ जाएगा, जिससे उसका धनावेश टोटल ही खत्म हो जाएगा और दोनों में कार्बन का और ऑक्सीजन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट रहेंगे। तो ये ज्यादा स्थायी है देन ये वाला। मीन्स अगर हम और ऐसे देखें कि CH3 CH सॉरी यहां पर ले लें, मान लो एक ये है और एक यहां पर लिखा है ऐसा CH2 प्लस, तो ये ज्यादा स्थायी होगा। भले इसमें हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन ज्यादा है, इसमें नहीं है। तो यहां पर अगर मान लो ये हम इसको ऐसे ले लें और इसको पूरा बना दूं मैं कि ऐसे ले लो R, ठीक है, और CH2 सॉरी R और यहां पर O लगा दें और फिर यहां पर CH2 प्लस, तो ये ज्यादा स्थायी है। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर जो है उसके अष्टक को पूर्ण कर देगा और वो स्थायी हो जाएगा। ठीक इसी तरह से ये ज्यादा स्थायी है इससे, क्योंकि यहाँ जो ऑक्सीजन में लोन पेयर है वो इसको स्टेबल बना देगा, ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा, जबकि इसमें केवल हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन 6 है, इसमें 9 है, लेकिन ये ज्यादा स्टेबल है बिकॉज इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस। लोन पेयर जो है वो कार्बोकैटायन के कार्बन का ऑक्टेट पूरा कर देगा। अब अगर मान लो इनमें कंपैरिजन करें कि ये पहला देख रहे हैं आप, इसमें देखो आप रेजोनेंस भी है और अगर आप यहाँ हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन देखें तो केवल एक है, लेकिन रेजोनेंस है। यहां अगर हम देखें तो हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन 3 यहां और 2 यहां है, तो 8 हो गए। लेकिन यहां पर रेजोनेंस इफेक्ट इफेक्टिव है। यहां चले जाए तो केवल यहां एक हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन है, तो ये सबसे कम स्थायी होगा, यहाँ रेजोनेंस काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से दिखता है। यहां पर आ जाए तो यहां पर ये रेजोनेंस के कारण स्टेबल होगा, ये हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण होगा। इसमें 2 ही हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन है, इसमें 3 है, लेकिन इसमें क्या है बच्चों? रेजोनेंस। तो एलिल जो है ग्रुप है ये। ठीक इसी तरह से यहां देखो आप, ये वाला ज्यादा स्टेबल है देन इससे। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है बच्चों, भले माइनस आई इफेक्ट काम कर रहा है, लेकिन रेजोनेंस के सामने कोई प्रभाव काम नहीं करता। तो इस तरह से इनकी स्टेबिलिटी का ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर। ये कम क्यों है? क्योंकि यहां पर इसका माइनस इफेक्ट काम करने लगेगा, यहां पर ये माइनस आई इफेक्ट काम नहीं करेगा। बेंजाइल और एलाइल रेडिकल और देखते हैं, ये अनुनाद के कारण स्थायी होते हैं। स्थायित्व तो है अनुनादी रूप, जैसे हम ये है एलिल, तो एलाइल ग्रुप देख रहे हैं आप, इसके 2 अनुनादी रूप है, तो ये ज्यादा स्थायी है देन आइसोप्रोपाइल। और इस तरह से इनमें भले हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन ज्यादा है, लेकिन ये ज्यादा स्थायी है क्योंकि इनमें अनुनाद दिख रहा है। ये इसी तरह से ये है बेंजाइल रेडिकल। आप देख रहे हैं कि इनका जो धनावेश है CH2 का, वो कहां पर चला गया? ये इधर आ गया बॉन्ड, तो यहां धनावेश आ गया, फिर ये इधर आ गया तो ये धनावेश आ गया, इधर आ गया तो ये आ गया, और बाद में ये फिर से वहीं का वहीं लौट जाए, तो आप देखोगे एक और अनुनादी रूप बन सकता है ना। 2 तो बेंजीन के कारण बन जाएंगे, तो एक अनुनादी रूप और ये बन जाएगा। कुल 5 अनुनादी रूप दिख रहे हैं, जिनमें से 3 में पॉजिटिव चार्ज रिंग में बट रहा है और 2 में बाहर CH2 है। तो इस तरह से ये जो है
अब आता है कि इन तीनों में तो ये ध्यान रखें, ये और ये इक्वली स्टेबल होंगे और इनसे ज्यादा स्टेबल होंगे। बताओ अच्छा बच्चों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इन दोनों में जो पहला और लास्ट वाला है, इन दोनों में एरोमेटिसिटी बनी रहेगी। लेकिन अगर हम इन तीन को देखें तो एरोमेटिसिटी लॉस हो रही है, और यही रीजन है कि पहला और जो ये पांचवा है, तो ये पहला और पांचवा, ठीक है बच्चों, ये बराबर स्टेबल होंगे क्योंकि ये बेंजीन रिंग के कारण है और उनमें दोनों में एक सी स्ट्रक्चर है बेंजीन के। तो वन और जो फिफ्थ है वो मोर स्टेबल देन बाकी थर्ड है या फोर्थ है या सेकंड है, इनसे ज्यादा स्टेबल दिख रहा है। और यहाँ पे और आगे चले तो अगर हम ओवरऑल बेंजाइल और एलाइल को कंपेयर करें तो एलाइल से ज्यादा स्टेबल बेंजाइल, डाई बेंजाइल मतलब 2 रिंग वाले, 3 रिंग वाले, क्योंकि जितनी ज्यादा रिंग होंगी पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा रिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये भी और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये रेजोनेंस इस तरफ से भी कर सकता है। और एक आता रहता है क्वेश्चन, ध्यान रखें कि CH3 होल थ्राइस C+ मोर स्टेबल देन ओनली C6H5 CH2, या हम ये कहें CH2 डबल बॉन्ड CH एंड ये, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अति संयुग्मन है। बाकी सेकेंडरी 2 फिनाइल वाले 3 फिनाइल वाले ज्यादा स्टेबल हैं इससे, ठीक है। एरोमेटिक कार्बोकैटायन की बात करें तो ध्यान रखें एरोमेटिक गुण के कारण ये अत्यधिक स्थायी होते हैं, जैसे कि ये है प्रोपाइलियम कैटाइन, है ना, ये है साइक्लो प्रोपाइलियम कैटाइन, इनमें एरोमेटिक है। ये दोनों क्या है बच्चों? एरोमेटिक है हकल रूल के अनुसार, और इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है। इनका धनावेश टोटली एरोमेटाइजेशन में यूज हो जाता है और ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। और ये बेंजाइल से भी ज्यादा स्टेबल है, एल्काइल से तो होंगे होंगे। तो अगर वो इस तरह से आपको देखना है। कार्बोकैटायन में पुनर्विन्यास से भी रिलेटेड काफी क्वेश्चन मिलते हैं, तो यहां तक तो स्टेबिलिटी आप समझ गए होंगे। अब हम आ जाते हैं कार्बोकैटायन में पुनर्विन्यास या वलय विस्तार। देखो पहले तो हम पुनर्विन्यास देखते हैं। जैसे ये हमारे पास एक एल्कीन है, यहाँ H+ आया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुआ, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसने इसको जोड़ दिया और ये बन गया एक 2 डिग्री कार्बोकैटायन, लेस स्टेबल है, ठीक है। अब ये क्या होता है कि अगर किसी कार्बोकैटायन की अल्फा पोजीशन में कोई H ग्रुप हो, ठीक है, तो ये अति संयुग्मन कर लेगा बच्चों, मींस ये इधर आ जाएगा बॉन्ड, और हाइड्रोजन जो सॉरी ये पूरा का पूरा जो ये हाइड्रोजन है वो उठ के यहां आ जाएगा, और इसको बोलते हैं, ये होगी 1 पोजीशन तो ये होगी 2, तो 1-2 हाइड्राइड माइग्रेशन। और इस तरह से ये 3 डिग्री क्या बन गया? कार्बोकैटायन, जो कि मोर स्टेबल है किसके रिस्पेक्ट में? सेकेंडरी के। ऐसे 1 डिग्री 2 डिग्री में, 2 डिग्री 3 डिग्री, मतलब अगर हम इसमें रीअरेंजमेंट का देखें कि जो हाइड्राइड माइग्रेशन होता है वो 1 डिग्री से 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनने में और 2 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनने में ये स्वतः चलता है। मतलब है कि अगर कोई 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है और उसकी अल्फा पोजीशन में कोई H ग्रुप H एटम दिखता है तो पूरा H- ही माइग्रेट हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज सेकेंडरी कार्बन में पहुंच जाएगा। सेकेंडरी कार्बन में और उसकी अल्फा पोजीशन में कोई टर्सरी हाइड्रोजन दिख रहा है तो वो हाइड्राइड माइग्रेशन करेगा और वो टर्सरी कार्बोकैटायन में बदल जाएगा। इस तरह से हमें जो रूल के अनुसार कि डबल बॉन्ड है और एडिशन होना था, उसी डबल बॉन्ड दोनों कार्बन में और प्रोडक्ट वो मिलना था, लेकिन वो मेजर ना होकर दूसरा कोई मेजर हो जाता है। इट इज ड्यू टू हाइड्राइड माइग्रेशन। ऐसे रिंग एक्सपांशन, वलय विस्तार अभिक्रियाएं, इनमें आप देखोगे कि 4 कार्बन से 5 कार्बन और 5 कार्बन से 6 कार्बन में वलय विस्तार हो जाता है। जैसे ये एक कार्बोकैटायन, तो अब ये जो पूरा बॉन्ड है यहां से ये एल्काइल माइग्रेशन जैसा हो गया, उठ के यहां जुड़ गया, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज आ गया। रिंग अब कितने की हो गई? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, इस तरह से। मतलब अब कुल मिला के जो रिंग है वो 5 कार्बन की दिखने लगी। बाद में अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आगे क्या है, मान लो विलोपन हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है, रिएक्शन है, तो ये वलय में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। योग हो रहा है तो यहां कोई इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से
मतलब सॉरी इलेक्ट्रोफाइल नहीं, यहाँ पर हो गया एक न्यूक्लियोफाइल, मतलब कोई ऋणावेशित प्रजाति जुड़ जाएगी यहाँ पर। आप फिर इसी तरह से मान लो 5 कार्बन की है, ये कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 और ये है 5। हम इसको यहाँ रेड कर दें तो ये जो ग्रुप है यहाँ चला गया, तो ये इस तरह से हो गया और रिंग फैल गई। अब और आगे मान लो जो भी आप कराना चाहेंगे, एलिमिनेशन करा दो तो डबल बॉन्ड लगा दो, विलोपन हो गई, योग हो रहा है तो वहां कोई न्यूक्लियोफाइल आपको जुड़ जाएगा। अब ये है 5 सदस्यीय, लेकिन ध्यान रखें 6 सदस्यीय, 7 सदस्यीय में केवल तभी बदलती है जब यहां पर या OH या NH2 जैसा कोई ग्रुप जोड़ा। रीजन क्या है बच्चों कि जैसे ही ये माइग्रेशन करेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसका जो लोन पेयर है वो इसको स्टेबल बना देगा, और इसलिए ऐसे कार्बोकेटायन बड़े वलय में भी स्थायी हो जाते हैं और फाइनली H निकल जाएगा और ये 7 मेंबर्ड हो गई। तो इस तरह से आपको विलोपन अभिक्रियाएं जहां आएंगी हेलो एल्कीन्स की, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आएंगी, ऐसे बेंजीन में एल्कीन में इलेक्ट्रॉन स्नेही योग अभिक्रियाएं आएंगी, जहां पर आपको वलय विस्तार रीअरेंजमेंट इन रिएक्शन में ध्यान रखना है। कार्बोकैटायन अगर बनता है और उसमें प्रोडक्ट्स में पूछे गए, तो इस तरह से हमें जो है कार्बोकैटायन में ये पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे स्टेबल होते हैं एरोमेटिक, फिर हो जाते हैं बेंजाइल वाले, फिर एलाइल, फिर एल्काइल, 1-2 एक्सेप्शन छोड़ के। ठीक है, तो ये था कार्बोकैटायन। अब हम आते हैं संकरण। अब ध्यान से देखें बच्चों कि अगर कार्बन sp3 संकृत अवस्था में जो है, सॉरी यहाँ पर जो कार्बोकैटायन होगा उसमें जो कार्बन होगा ये वाला, ये जो कार्बन है तो ये sp2 संकृत अवस्था में होगा, मीन्स ये जो है ये है sp2 संकृत कक्षा, और जो धनावेश है वो रहता है रिक्त p कक्षा। तो कुल मिला के इसमें जो संरचना दिखेगी उसमें ये H, ये प्लेनर कहलाते हैं, ये एक ही प्लेन में है, और जो ये वीकेंट ऑर्बिटल है जिसमें धनावेश है वो ऐसे तल के ऊपर नीचे व्यवस्थित होती है। ट्राइगोनल प्लेनर होता है, डायमैग्नेटिक होगा क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, और एक इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह होता है, एक लुईस अम्ल की तरह कार्य करता है। बात क्लियर है, यहां तक अच्छी तरह समझ गए आप। ये था हमारा कार्बोकैटायन के बारे में। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो हमारा आएगा, तो कार्बोकैटायन में इतना पॉइंट याद रखें, बाकी रहे इसके एप्लीकेशन तो हम रिएक्शंस में पढ़ेंगे, वहां पर सारा रिएक्शंस कहाँ रीअरेंजमेंट हो रहा है, कहाँ किस तरह रिंग वलय विस्तार हो रहा है, वो सब देखेंगे। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं दूसरा जो हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट है, और वो है कार्ब एनाइन, कार्बन का एनाइन, कार्ब ऋणायन। ठीक है, मतलब ऐसा अभिक्रिया माध्यक जिसमें कार्बन ऋणावेश रखता है। मतलब है कुछ समय के लिए ऐसी प्रजाति भी बनती है कार्बन की या यौगिकों से जहां कार्बन में ऋणावेश होता है, और ये कहलाते हैं कार्ब एनाइन। इसमें कार्बन का अष्टक पूर्ण होता है, मतलब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिनमें 3 तो सिग्मा बंध दिखेंगे आपको और 1 ऋणावेश। यह एक नाभिक स्नेही होता है क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन किसी वो इलेक्ट्रोफाइल को दे सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये कार्बेनाइन होते हैं, और देखोगे ये मुख्यतः है जो है कहाँ मिलेंगे आपको बनते हुए, जहां एल्डिहाइड और कीटोन्स में नाभिक स्नेही योग अभिक्रिया, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन है ना, उसमें आप देखोगे कार्बेनाइन ही अभिक्रिया माध्यक होता है। तो इस तरह से वहां पर भी हम देखेंगे कार्बेनाइन के बारे में। अब प्रकार में आ जाए तो एक तो होते हैं एल्किल कार्बेनाइन, मतलब एल्किल कार्बन संतृप्त कार्बेनाइन होते हैं, एल्किल समूह में ऋणावेश होता है, और इनका स्थायित्व -I प्रभाव प्रतिशत S लक्षण, मतलब इनमें जो संकृत कक्षक है उनमें कितना प्रतिशत S लक्षण है, इनके तो समानुपाती दिख रहा है, और +I प्रभाव के व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब है 1 डिग्री कार्बेनाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे, फिर 2 डिग्री और कम, 3 डिग्री और कम। क्यों बच्चों? क्योंकि जहां धनावेश मतलब ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा वहां इनका स्थायित्व घटेगा, क्योंकि इनमें ऑलरेडी निगेटिव चार्ज है, और ऐसे कोई ग्रुप या समूह लगा दिया आपने कार्बेनाइन में
जो इनके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ा दे तो स्थायित्व घटा देगा। लेकिन अगर मान लो मैं ऐसे कहूं कि ये है CH3 तो इससे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा CH2Cl वाला, इससे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा Cl, और इससे ज्यादा स्टेबल होगा CCl3। तो ये क्यों? क्योंकि यहां पर माइनस आई इफेक्ट काम कर रहा है, और तो माइनस आई इफेक्ट से इनका स्थायित्व बढ़ेगा। ऐसे अगर हम संतृप्त और असंतृप्त इन कार्बेनाइंस को देखें तो सबसे ज्यादा अगर हम यहां देखोगे स्थायित्व का क्रम क्यों है? क्योंकि यहां पर S प्रतिशत लक्षण की बात की गई है, sp3 sp2 sp। तो यहां पर जो S प्रतिशत लक्षण है 50% है, और हम जानते हैं जहां S प्रतिशत लक्षण 50% है वहां कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.525 पहुंच जाती है, जो नाइट्रोजन से ज्यादा है। जबकि यहां की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.75 होती है, और यहां पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.5 होती है। तो इस तरह से जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन नाभिक से ज्यादा आकर्षित होगा, और ऐसे में तंत्र से ज्यादा ऊर्जा निकल जाएगी, और वो तंत्र ज्यादा स्थायी हो जाएगा। तो इस तरह से, ठीक है, एल्काइल कार्बेनाइन, फिर एल्किनाइल कार्बेनाइन और एल्केनाइल कार्बेनाइन, अगर इन तीनों में कंपैरिजन करने पूछ लिया जाए आपको तो एस लक्षण से आपको देखना है। तो इस तरह से इनका स्थायित्व आता है। और भी यहां पर देखो, अब आता है कि यहां है CH3 CH2 ये है, फिर यहां बेंजीन है, तो यहां पर इससे ज्यादा तो ये एल्कीन हो गया, एल्कीन से ज्यादा। अब इनमें बेंजीन में भी डबल बॉन्ड है, इसमें भी है, लेकिन बेंजीन में जो डबल बॉन्ड है वो एरोमेटिक के कारण ज्यादा, ये जो बेंजीन का नेगेटिव चार्ज है वो एरोमेटिसिटी के कारण भी स्थायित्व प्राप्त कर सकता है, कॉन्जुगेशन कर सकता है। और इसमें तो वही है, एस लक्षण सबसे ज्यादा है इस तरह से। तो ये है स्थायित्व का रीजन। बात क्लियर है? अच्छी तरह से समझ गया? तो ये था हमारा कार्ब एनाइन के बारे में। और अगर असंतृप्त कार्ब एनाइन देखना है, जितने भी असंतृप्त जैसे एलिल बेंजिल है ना, तो इनका स्थायित्व अनुनाद प्रभाव या एरोमेटिक गुण से देखना है। जैसे एलिल कार्ब एनाइन अनुनाद प्रभाव होगा, तो निगेटिव चार्ज जो है पूरी रिंग में क्या होता जाएगा, मतलब पूरे अणु में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो एक और बन गया। तो निगेटिव चार्ज अगर पूरी कार्बन चेन में या वलय में वितरित होता है तो ऐसे कार्बेनाइन एल्किल कार्बेनाइन से कहीं ज्यादा स्थायी हो जाते हैं। बेंजीन में देखो 3 जगह बढ़ सकता है, और एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर फाइनली बन जाएगा इसका, ये वाला ऐसे। तो ये एलिन से भी ज्यादा स्थायी है, क्योंकि इनमें निगेटिव चार्ज ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है। और सबसे स्टेबल जो कार्बेनाइन है वो है एरोमेटिक कार्बेनाइन, क्योंकि उनका निगेटिव चार्ज टोटली रिंग में एरोमेटिक रिंग बनाने में यूज हो जाता है और अवेलेबल नहीं होता। तो अगर हमें कंपैरिजन करना है तो इस तरह से एलिल से ज्यादा स्थायी बेंजिल, ठीक है, बेंजिल से ज्यादा स्थायी हो गए, और डाई बेंजल ट्राई बेंजल वाले फिनाइल वाले उनसे ज्यादा स्टेबल हो गए एरोमेटिक कार्बेनाइन। ओके, तो इस तरह से जो कार्बेनाइन जितना स्टेबल बनेगा उसको बनाने वाला यौगिक जो है उतने अच्छे प्रोटॉन रखता है। मतलब अगर हम साइक्लोपेंटाडाइईन में देखें तो सबसे एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं वो निकल जाए तो ये जो है एरोमेटिक कार्बेनाइन में बदल जाएगा। और भी हैं, जैसे ये वाले कार्बेनाइन की बात करें तो यहाँ का निगेटिव चार्ज इसमें कॉन्जुगेशन कर सकता है, और ये निगेटिव चार्ज चूंकि ऑक्सीजन में बढ़ जाएगा तो निगेटिव चार्ज अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु में पहुंच जाएगा कार्बन से उठ के। ऐसे में ये कार्बेनाइन बहुत ही हाईली स्टेबल होगा, उससे कम स्टेबल ये है, उससे कम स्टेबल ये होंगे, और इनसे भी ज्यादा मतलब CH3 जैसे ये है CO CH माइनस C डबल बॉन्ड O, और यहां पर मान लो हम CH3 ग्रुप लगा दें तो ये इससे भी ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों। ऐसा क्यों? क्योंकि ये निगेटिव चार्ज इधर भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, इधर भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो इस तरह से एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, सक्रिय मिथाइलिन यौगिक में हाइड्रोजन जो ये CH2 ग्रुप होता है वो एसिडिक रखता है। रीजन यही है कि प्रोटॉन निकलने के बाद बना हुआ कार्बेनाइन बहुत ज्यादा स्थायी हो जाता है। तो निगेटिव चार्ज जितना ज्यादा डिस्पर्स हो जाएगा, पूरे अणु में जितना ज्यादा बट जाएगा, कार्बेनाइन उतने ही स्टेबल हो जाता है। तो इस तरह से आपको कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी डिसाइड करनी है।
अब आती है संरचना। तो देखो बच्चों, संरचना अगर आप देखोगे तो कार्बन आयन में यदि ऋणावेश संयुग्मन नहीं दर्शाता तो ऋणावेशित कार्बन sp3 संकृत होता है। मतलब जैसे ये है एल्काइल ग्रुप, ये है एल्काइल ग्रुप, इनमें जो निगेटिव चार्ज है वो लोकलाइज्ड है, पर्टिकुलर उस कार्बन से यहां वहां नहीं खिसक सकता, तो ये एक लोन पेयर की तरह रहेगा। और इस तरह से यहां पर जो कार्बन है वो sp3 संकृत होगा और जो संरचना होगी बिल्कुल अमोनिया जैसी त्रिकोणीय पैरामिडीय होगी। ओके, फिर आता है कि यदि ऋणावेशन संयुग्मन दर्शाता है, संयुग्मन का मतलब है कि वो रिंग में या श्रृंखला में बट जाता है, डिस्पर्सन शो कर रहा है, जैसे एरोमेटिक रिंग में बट गया या यहाँ पे, तो ये निगेटिव चार्ज अब संकृत कक्षक में नहीं होता, ये माना जाता है कि वो पी कक्षक में। तभी तो वो ओवरलैपिंग कर रहा है कि हम इसे ऐसे मानेंगे या असंकृत कक्षक में भरा हुआ, तभी तो ये यहाँ पर क्या करेगा, अतिव्यापन कर सकता है। और इसलिए ऐसा कार्बन sp2 संकृत अवस्था में होगा, समझ गए ना। और यही रीजन है कि एरोमेटिक वलय के हर एटम, चाहे वो कार्बन हो या कोई भी हो, विषम चक्रीय ऑक्सीजन नाइट्रोजन, वो सब sp2 संकरण दर्शाते हैं, क्योंकि इफेक्टिव ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड बनने के लिए तभी संभव है जब नेगेटिव चार्ज क्या हो, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। और यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण ये ट्राइगोनल प्लैनर स्ट्रक्चर रखेगा। तो ये था हमारा कार्ब एनाइन के बारे में। बाकी इनसे रिलेटेड रिएक्शंस हैं वो हम आगे चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये है कार्ब एनाइन। अब आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा जो हमारे पास है वो है फ्री रेडिकल मुक्त मूलक, ठीक है। देखो, एक ऐसी प्रजाति जिसमें माध्यक जो बन रहा है वो कार्बन परमाणु में एक विषम इलेक्ट्रॉन रखता है, मतलब एक ऐसी अभिक्रिया माध्यक जिसमें कार्बन एक विषम इलेक्ट्रॉन रखता है, बाकी 3 तो सिग्मा बॉन्ड होंगे। इस तरह से कार्बन के संयोजी कोष में आपको 7 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के कारण और 1 ऑड इलेक्ट्रॉन रहेगा, विषम इलेक्ट्रॉन, जो कि किसी भी एक बंध के सामांश वियोजन से बना होता है, ये इलेक्ट्रॉन आता है। इसलिए अनुचुंबकीय और इलेक्ट्रॉन स्नेही भी होगा। अनुचुंबकीय इसलिए क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन स्नेही इसलिए है क्योंकि इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेने की और आवश्यकता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित होता है। तो इस तरह से मिथाइल, एथाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, ये सब क्या है बच्चों, इनमें जो ऑड इलेक्ट्रॉन लगा है ये है मुक्त मूलक। इस तरह से ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है यही कहलाएगा विषम इलेक्ट्रॉन। एल्किल मुक्त मूलक होते हैं, एलिल मुक्त मूलक होते हैं। तो देखो, अगर हम एल्किल मुक्त मूलक मतलब एल्किल समूह में आपको ऑड इलेक्ट्रॉन दिखेगा तो स्थायित्व देखोगे प्लस आई इफेक्ट अति संयुग्म, और माइनस आई इफेक्ट इसके स्थायित्व को घटाएगा। मतलब बिल्कुल ध्यान रखना है कि कार्बोकैटाइन और मुक्त मूलक के स्थायित्व का एक सा ऑर्डर दिखता है कि जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट या जैसे जैसे अति संयुग्मन बढ़ेगा, एल्काइल ग्रुप ज्यादा स्थायित्व दर्शाएंगे। और यही कारण कि 1 डिग्री से 2 डिग्री और 2 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकैटाइन हो चाहे मुक्त मूलक है, इनका स्थायित्व बढ़ता है। संतृप्त मुक्त मूलक देखें जैसे कि एल्किल है या बेंजीन, तो ये अनुनाद के कारण इनका जो स्थायित्व है, आप इसमें देखोगे स्थायित्व समानुपाती है अनुनादी रूप, और इसीलिए बेंजिल, एलिल इस तरह से ज्यादा स्थायी है, और जितनी ज्यादा रिंग होती जाएंगी उतना ज्यादा स्थायी होगा। और स्थायित्व का क्रम देखें तो बेंजिल, फिर एलिल, फिर एल्किल, सीधा सीधा है। अति संयुग्मन उतना इफेक्टिव नहीं होता बच्चों मुक्त मूलकों में जितना कि कार्बोकैटाइन में होता है। इसीलिए यहां पर बेंजिल और एलिल एल्किल से हमेशा ज्यादा स्थायी होंगे। मींस अगर हम ये कहें C6H5, ये है CH2, ठीक है, ये सबसे ज्यादा स्थायी हो गया। फिर CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 मुक्त मूलक, फिर CH3 होल थ्राइस C मुक्त मूलक, फिर CH3 होल ट्वाइस CH मुक्त मूलक, फिर CH3 CH2 मुक्त मूलक, और फिर हम यहां आ जाते हैं। तो इस तरह से ओवरऑल हम देख सकते हैं। बिल्कुल कार्बोकैटाइन में जो स्टेबिलिटी याद रखनी है वो यहाँ पे
एक दो एक्सेप्शन छोड़ के। विषम इलेक्ट्रॉन युक्त कार्बन sp2 संकृत अवस्था में होता है। अगर कार्बन है और वो एल्किल ग्रुप जैसा है तो ध्यान रखें यहाँ पर कार्बन में जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है, असंकृत कक्षक में होगा इस तरह से। और त्रिकोणीय समतली संरचना होगी, मीन्स हम ये कहें कि ये H ऐसा, एक H ऐसा, एक H ऐसा, और बाकी जो संकृत कक्षक है जिसमें विषम इलेक्ट्रॉन है वो तल के ऊपर नीचे ऐसे लंबवत रहेगा। अब मैं कुछ पॉइंट बता दूं बच्चों कि CF3 CCl3 में मुक्त मूलक है कार्बन में भले, लेकिन यहां पर जो है क्या है बच्चों, sp3 संकृत अवस्था है, क्योंकि बेंट रूल के अनुसार अगर कार्बन से जुड़े हुए परमाणु की ऋण विद्युता ज्यादा है तो वहां पर p कैरेक्टर बढ़ जाएगा। अगर आप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालोगे तो 3.5 आएंगे कार्बन। तो हम यहां पर हाइब्रिड ऑर्बिटल में p कैरेक्टर बढ़ा के और 4 कर देंगे, तो इसलिए यहां पर sp3 संकृत कार्बन होते हैं, CCl3 CF3। ऐसे ही ब्रिज हेड में भी यहां पर जो संकृत अवस्था होगी वो sp3, क्योंकि ब्रिज हेड में ट्राइगोनल प्लेनर स्थिति संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे में रिंग में तनाव आ जाएगा, 3 बंध 120 डिग्री में नहीं रह सकते, रिंग टूट जाएगी, तो इसीलिए यहां पर ऐसा हुआ। तो बात क्लियर है अच्छी तरह से। तो ये था हमारा मुक्त मूलक के बारे में। फिर आते हैं, इसके बाद आती है कार्बीन। ये कहीं कहां कुछ माध्यक बनते हैं और आप देखोगे जैसे कि कार्बिल अमाइन रिएक्शन है, राइमर टीमान रिएक्शन है, वहां पर ये बना हुआ है कार्बीन। कार्बीन एक ऐसा भी क्रिया माध्यक है जिसमें कार्बन में 2 असहभाजित इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये आवेश रहित उदासीन, ठीक होता है, उदासीन होता है और इलेक्ट्रोफिलिक होता है बच्चों। क्यों? क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास 6 ही है। देखो, 2 बंधों का सामांश वियोजन कर दो कार्बन से जुड़े हुए तो ये ऐसी कार्बीन प्रजाति बन जाएगी। या 2 बंध टूटे, एक में एक पॉजिटिव की तरह निकल जाए परमाणु और एक ऋणायन की तरह, तो भी ऐसा हो जाएगा। समझ गए ना? जैसे क्लोरोफॉर्म है, तो क्लोरोफॉर्म में आप देखोगे CCl3 है, जैसे ही बेस लगाया तो पहले ये बॉन्ड यहां आ गया एसिड नेचर के कारण, तो CCl3 नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर इसमें से एक Cl माइनस निकल गया, तो एक ऋणावेश और एक धनावेश, तो एक ऋणावेश एक क्लोरीन निकलेगा तो एक धनावेश आएगा, तो आवेश रहित हो जाएगा ये, और इस तरह से डाइक्लोरो कार्बीन बन जाती है। तो इस तरह से ये भी एक प्रकार के इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप होते हैं, क्योंकि इनमें भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। ये है कार्बन की संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे लेकिन उदासीन होगा। अब ये 2 प्रकार का होता है, एक होती है एकक कार्बीन, सिंगलेट कार्बीन। दोनों असहभाजित इलेक्ट्रॉन एक ही संकृत कक्षक में युग्मित रहते हैं। ये मुख्यतः ध्रुवीय माध्यम में बनता है तथा स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन देता है। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब बच्चों कि अगर रिएक्टेंट सिस है तो प्रोडक्ट सिस होगा, ट्रांस है तो ट्रांस होगा। मींस प्रोडक्ट की जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो रिएक्टेंट की स्टीरियो केमिस्ट्री पर डिपेंड करती है। ऐसी रिएक्शन कहलाती हैं स्टीरियो स्पेसिफिक। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। तो यहां पर कार्बन में संकृत कक्षक में दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक जो बची बाकी कार्बन में 4 में से 3 तो यही हो गई, एक जो यहां होती है वो रिक्त रहती, रिक्त कक्षक P। और यहां पर इसकी जो संरचना है वी शेप होगी क्योंकि लॉन पेयर है, और इस तरह से एक असंकृत कक्षक खाली यहां पर पड़ी रहती है, इस तरह से वी शेप स्ट्रक्चर होगा। और ये जो होगा बच्चों कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय। कैसा होगा? प्रतिय चुंबकीय, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है। और इसकी जो चक्रण बहुलता है, ठीक है, बहुलता वो होती है 8, 2s+1 से निकाली जाती है चक्रण बहुलता, ठीक है। और चक्रण बहुलता जितनी ज्यादा होगी वो आयन उतने इलेक्ट्रॉन उतने स्थायी होते हैं। जहां s है परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या, मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन ये है तो ये होगी प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन जो है माइनस। जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं मतलब असहभाजित, उनसे निकालना है तो s की वैल्यू होगी 0।
तो यहां जब आप S की वैल्यू 0 रख दोगे तो चक्रण बहुलता 1 आ जाएगी, इसलिए इसका नाम पड़ा है सिंगलेट कार्बन। ठीक है, एक कल चक्रण बहुलता। फिर है त्रिक कार्बन, ट्रिपलेट कार्बन। इसमें दोनों सहभाजित इलेक्ट्रॉन दो अलग अलग असंकृत कक्षक में होते हैं तथा दोनों का चक्रण एक समान होता है। इसमें S की संकृत कार्बन होगा और ये मैं बता दूं ये अनुचुंबकीय होगा बच्चों। क्यों होगा? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है और अनुचुंबकत्व होगा। और चक्रण बहुलता जो है इसकी, ठीक है, वो आती है 3, क्योंकि यहां जो S की वैल्यू है 1 + 1/2 + 1/2 मीन्स 1। तो जब आप 2S + 1 में रखोगे, चक्रण बहुलता निकालोगे तो 2 × 1 + 1 तो ये आएगी 3, इसलिए इसको बोला गया ट्रिपलेट। और इस तरह से दोनों असंकृत जो कक्षक हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से एक ही चक्रण वाले होते हैं और काफी स्थायी होते हैं। इसलिए जो त्रिक कार्बीन है वो प्रकाश की उपस्थिति में ज्यादातर बनती है, उष्मा की उपस्थिति में बनती है, क्योंकि इसमें निकलने वाले जो उत्तेजित होने वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो स्पिन इन्वर्जन के कारण समान चक्रण में आ जाते हैं। तो इस तरह से ये है त्रिक कार्बीन। इसकी रेखीय संरचना होगी, बंध कोण 180 डिग्री का होगा, अनुचुंबकीय होगा। अब स्थायित्व की बात बताएं तो सिंपल एल्कीन मतलब जिनमें हाइड्रोजन सीधा है और या फिर कार्बन है, एल्काइल ग्रुप है, त्रिक अवस्था से अधिक स्थायी होती है, क्योंकि समान चक्रण होने पर इलेक्ट्रॉन आसानी से युग्मन नहीं दर्शाते। तो इस तरह से ये ज्यादा स्थायी है। क्यों? क्योंकि इसमें जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल समान चक्रण के हो जाने के कारण ये काफी देर तक अयुग्मित ही रहेंगे, जिसके कारण ये कार्बन काफी स्थायी होती है। और देखोगे मुख्यतः ये जो बनती है, ये बता दूं कि त्रिक कार्बन मुख्यतः प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में या ऊष्मा रासायनिक अभिक्रियाओं में बनती है, क्योंकि उस समय ही चक्रण प्रतिलोमन संभव हो जाता है। तो ये है त्रिक कार्बन और ये है सिंगलेट। तो सिंगलेट ज्यादा है। लेकिन अगर हम प्रतिस्थापी एल्कीन की बात करें, डाइक्लोरोकार्बीन सिंगलेट से ज्यादा स्थायी होती है, क्योंकि इसमें कार्बन के रिक्त कक्षक हैलोजन के साथ बॉन्ड जो है बैक बॉन्डिंग कर लेती है। मतलब यहां पर जो कार्बन है उसकी जो रिक्त कक्षक है त्रिक स्टेट में, अभी आपको मैंने बताया, सॉरी सिंगलेट स्टेट में जो मैंने आपको बताई है, तो वो जो है रिक्त वो हैलोजन के साथ लोन पेयर लेके और इस तरह से बैक बॉन्डिंग करके और कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। और यही कारण कि हैलोजनेटेड कार्बन नॉर्मल एल्कीन से कहीं ज्यादा स्टेबल है और ये पॉसिबिलिटी फ्लोरीन के साथ सबसे ज्यादा है, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। तो इस तरह से आपको दो कार्बन, उनके स्ट्रक्चर, उनके अनुचुंबकीय व्यवहार, उनके स्थायित्व ध्यान रखने। अब देखो कुछ अभिक्रियाएं बता दो, जैसे साइक्लो एडिशन रिएक्शंस होती है, चक्रीय योग अभिक्रिया, जिसमें किसी एल्कीन में जो है ये कार्बीन का एडिशन होता है और एक साइक्लिक कंपाउंड साइक्लो एल्केन रिंग बन जाती है, मतलब प्रतिस्थापी साइक्लो एल्केन बनता है। तो देखो ये है सिस एल्कीन और यहां पर हमने ली है सिंगलेट कार्बीन। कौन सी बच्चों? सिंगलेट कार्बीन। तो सिंगलेट कार्बीन गिव ओनली, ठीक है, स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट। मतलब यहां पर अगर आपने सिस लिया तो यहां दोनों जब बॉन्ड टूटा, पाई बॉन्ड ये टूटा, तो पाई बॉन्ड के टूटने से जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए एक इसमें और एक इसमें, ठीक है, तो उनके चक्रण विपरीत होंगे। अब जब उनके चक्रण विपरीत होंगे बच्चों, तो फिर जब युग्मन होगा तो इलेक्ट्रॉन को भी अपना, देखो ये दोनों अपोजिट स्पिन वाले हैं, बॉन्ड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन भी अपोजिट हैं, इसलिए क्या होगा, ये आसानी से क्या कर लेगा, युग्मन कर लेगा और बिना किसी बॉन्ड के घुमाव के या इलेक्ट्रॉन में इन्वर्जन के सीधा योग हो जाएगा। अगर हम सिस लेंगे तो सिस प्रोडक्ट बन जाएगा, और अगर हम यहां पर ऐसे ट्रांस ले लें, ठीक है, और यहां पर अगर हमने CH2 सिंगलेट ली है तो हमारे पास प्रोडक्ट भी इसी तरह का बनेगा, ट्रांस ऐसा। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें स्टीरियो केमिस्ट्री डिपेंड ऑन द नेचर, स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर ऑफ रिएक्टेंट, तो इनको बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक। तो सिंगलेट कार्बन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन देता है, मींस एक ही प्रोडक्ट एक रिएक्टेंट से बनता है, सिस से सिस बन जाएगा तो ट्रांस से ट्रांस। अब दूसरी कंडीशन देखो,
अब मान लो हमने सिंगलेट की जगह ट्रिपलेट कार्बीन ले ली। अब बॉन्ड टूटा तो ये दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन वाले हैं, लेकिन इसके तो दोनों स्पिन एक से हैं। अब ये युग्मन एक के साथ तो कर सकता है, दूसरे के साथ नहीं होगा, तो बॉन्डिंग ही नहीं होगी। तो प्रत्यक्ष युग्मन संभव नहीं है सीधा। इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रतिलोमन होगा, स्पिन प्रतिलोमन इसको बोलते हैं, चक्रण प्रतिलोमन या फिर सीसी बंध पर घूमन होगा। तो अगर मान लो हमने ये ली है ये वाली एल्कीन, तो या तो इलेक्ट्रॉन ये जो कार्बन है ये घूम जाए ऐसे बॉन्ड के चारों तरफ, ये ग्रुप घूम जाए तो इलेक्ट्रॉन घूम के समान चक्रण के हो जाएंगे और ये समान चक्रण के हैं और युग्मन हो जाएगा। या फिर दूसरी कंडीशन है कि ये इलेक्ट्रॉन में ही स्पिन इन्वर्जन हो जाए और ये इलेक्ट्रॉन अपोजिट हो जाए और फिर एल्कीन आके जुड़ जाए। तो इस तरह से तो देखो इस पर मतलब हमने ये वाली एल्कीन ली तो प्रोडक्ट दो होंगे, या तो ये घूर्णन के कारण बन सकते हैं या फिर स्पिन इन्वर्जन के कारण, और ये दोनों पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। और यही कारण है कि एक ही एल्कीन दो प्रोडक्ट बना देगी, सिस भी और ट्रांस भी प्रोडक्ट, इसलिए स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं है। स्टीरियो स्पेसिफिक सिंगलेट के साथ है, ट्रिपलेट के साथ रिएक्शन ऐसा स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं होती। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर है रिंग एक्सपांशन रिएक्शन, बल्ला विस्तार अभिक्रिया। तो जैसे ये है 5 मेंबर्ड रिंग, CCl2 ऐड हो जाए और इस तरह से ये जुड़ता है, बाद में ये बॉन्ड इधर पहुंच जाएगा और एक Cl निकल के बाहर हो जाएगा और इस तरह से 5 से 6 मेंबर की बल्ला बन गई। ठीक इसी तरह से जैसे हम यहाँ पर ये ले लें, इस तरह का एक कंपाउंड है ये, ठीक है, इसमें CCl2 मतलब क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करा दें QH की प्रेजेंस में, QH, तो देखोगे ये इंडोफिनॉल था और सॉरी इंडोल था ये, और अब ये इस तरह से कंपाउंड में चेंज हो गया क्यूनॉल में। तो ये रिंग 5 से 6 में हो गई इस तरह से। इंसर्शन रिएक्शन, तो ये CH या इन कार्बन कार्बन के बीच में या CH के बीच में इसका इंसर्ट हो जाता है और एक कार्बन को बढ़ा सकता है। और सबसे फास्ट जो है टर्सरी में 3 डिग्री वाले में होगा इंसर्शन का रेट, फिर 2 डिग्री वाले में होगा इंसर्शन का रेट, और फिर जो है 1 डिग्री वाले में होगा इंसर्शन का रेट। इस तरह से मतलब अगर ये कहूं कि ये है CH3 होल थ्राइस और CH, और यहां पर हम CH2 लाइन तो ये बन जाएगा CH3 का होल थ्राइस CCH3। तो ये है इस तरह से कार्बीन के बारे में। बाकी कार्बेल एमीन रिएक्शन आएगी, हम राइमर टीमान रिएक्शन आएगी जहां पर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं और आगे रिएक्शंस देते हैं, वहां देखें। फिर एक और होता है नाइट्रीन, बिल्कुल कार्बीन के जैसा ही है। इसमें नाइट्रोजन के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिनमें से 4 इलेक्ट्रॉन तो सहभाजित है और एक NH या NR की तरह बॉन्ड की तरह रहेगा सिग्मा बॉन्डेड। तो इसमें नाइट्रोजन परमाणु के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ R भी हो सकता है ना, A भी हो सकता है या RCO भी हो सकता है, इस तरह का कोई भी ग्रुप हो सकता है। ठीक है, यहां से जैसे हम ये है हाफमैन ब्रोमीमाइड रिएक्शन में ये बनता है कुछ समय के लिए, तो यहाँ से HBr निकल गया, ये बना, फिर एक और HBr निकल गया, तो NH का ये पेयर यही रह गया। ये कुछ समय के लिए इस तरह से नाइट्रीन बनती है, बाद में इसी नाइट्रीन में रीअरेंजमेंट होता है ये, और ये बन जाता है एल्काइल आइसोसाइनाइड, जिसे इसीलिए हम बोलते हैं हाफमैन ब्रोमीमाइड रीअरेंजमेंट। और इस तरह से ये एल्काइल आइसोसाइनाइड बन गया, बाद में 2 QH लेके और यहां से इतना निकल जाता है और फाइनली ऐसा ये बन जाएगा RNH2। तो इस तरह से कार्बन श्रृंखला को छोटा करने के लिए इस रिएक्शन का यूज किया जाता है, डिग्रेडेशन करा दिया जाता है। तो ये है हमारा कार्बन, इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं है, बस याद रखना है कार्बन एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये भी वही ट्रिपलेट और सिंगलेट 2 स्टेट में हो सकता है। ये ट्रिपलेट में हमेशा ध्यान रखें 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होने से अनुचुंबकीय होगा, जबकि सिंगलेट हमेशा प्रतिचुंबकीय होता है। फिर एक और आता है बच्चों बेंजाइन। बेंजाइन जो होता है इट इज, ठीक है, या हम ये कहें कि ये जो बनता है
ये हेलो एरीन की, ठीक है, हेलो एरीन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, हर जगह नहीं बनता, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में बनता है। कैसे बनता है देखो, जब बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया जाए तो रिंग का जो H है जो कि Cl की अल्फा पोजीशन में है वो निकल गया, यहां ये NH3 निकल गया। अब क्या हुआ, ये एनाइन जब इधर आता है तो ये Cl को निकाल देता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि बेंजीन में एक ट्रिपल बॉन्ड कुछ समय के लिए बन गया, तो बेंजीन प्लस आयन, इसीलिए इसका नाम पड़ गया बेंजाइन। अब क्या होगा, NH2 ग्रुप अगले में जब अटैक करेगा तो इस बॉन्ड को खिसकाएगा, तो जैसे ही खिसकेगा तो नेगेटिव चार्ज यहां आ गया, तो एक कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ गया, वहां पर जुड़ गया NH2। ऐसे दो कंडीशन बन जाएंगे ना कि इन दो कार्बन में से किसी एक में NH2 जुड़ेगा तो नीचे भी जुड़ सकता है ऊपर, और फिर बाद में जो है NH2 ये कार्बन आयन जो बने हैं ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, तुरंत प्रोटॉन लेके यहां जुड़ गया एक H या फिर यहां। और ये देखा गया कि मेजर, अब हाँ ये बता दूं कि जहां Cl था वहीं न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाए तो हम इसे बोलते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। और उससे जहां हेलोजन जुड़ा था उसकी अल्फा पोजीशन में आके क्या जुड़े बच्चों, न्यूक्लियोफाइल, इसे बोलते हैं सिने सब्स्टिट्यूशन। लेकिन ये देखा गया कि सिने सब्स्टिट्यूशन में ज्यादा मतलब मेजर प्रोडक्ट बनता है जबकि डायरेक्ट में। ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि ये जो बेंजाइन बनी है, ठीक है, तो मान लो यहां से Cl था तो Cl यहां कुछ समय के लिए जुड़ा ही रहता, मतलब अट्रैक्ट रहता है, मतलब जिस कार्बन में जुड़ा था वो उसके प्रति आकर्षित रहता है। इसलिए जब न्यूक्लियोफाइल आता है तो ये यहां पर अटैक करना शुरू जल्दी करता है, देन यहां तो ये रेट कम हो जाता है और ये रेट ज्यादा हो जाता है, और यही रीजन है कि सिने सब्स्टिट्यूशन में प्रोडक्ट ज्यादा बनता है। समझ गए ना? तो इस तरह से जो है ये है बेंजाइन। बेंजाइन ही एक ऐसा रेडिकल है जिसमें पाई बॉन्ड का निर्माण sp2 संकृत कक्षकों से हुआ है। यहां पर दो sp2 संकृत कक्षक, ये जो है sp2, ये अतिव्यापन करके कुछ समय के लिए पाई बॉन्ड बना देती, और ये है हमारा इसमें बेंजाइन की मैकेनिज्म। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित हेलोएरीन में कौन अधिकतम क्रियाशीलता दर्शाएगा। यहां क्लोरीन है, यहां क्लोरीन है, यहां क्लोरीन, यहां H है या ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम, NaOH से रिएक्शन करा दें तो फिर जल्दी क्लोरीन को कौन हटाएगा। तो इसमें क्या होगा कि यहां पर जल्दी ये वाला जहां H है वो जल्दी क्या बनाएगा बच्चों, बेंजाइन बना लेगा। क्यों? क्योंकि CH की बॉन्ड एनर्जी CD या CT से कम है, और इसीलिए जल्दी कार्बन आयन बनेगा, जल्दी बेंजाइन बनेगा, तो क्लोरीन भी जल्दी हटेगा, और क्लोरीन जल्दी हटेगा तो रेट भी ज्यादा होगा, और यही रीजन है कि इसमें रेट फास्ट होगा। बेंजाइन मैकेनिज्म में रेट डिपेंड करता है प्रोटॉन निकलने पर, ना कि हाइड्रोजन निकलने। तो इस तरह CH की बंद ऊर्जा कम होने पर एक में सबसे अधिक क्रियाशीलता होती है। तो इस तरह से हमें बेंजाइन, एक क्वेश्चन मिलेगा आपको हेलोएरीन में कि मान लिया जाए आपको दे रखा है कि यहां पर लगा है CH3 को, ठीक है ऐसा, और यहां पर है क्लोरीन, और एक आपको दे दिया गया यहां पर OCH3 और यहां पर क्लोरीन, और आपसे पूछा गया है कि NaNH2 से अगर हम इसमें रिएक्शन कराएं, NaNH2 से इसमें रिएक्शन कराएं तो दो दो प्रोडक्ट दिखेंगे आपको। एक प्रोडक्ट ये CH3 तो अपनी पोजीशन में रहेगा, एक NH2 यहां पर दिखेगा, ठीक है, और एक CH3 यहां रखें और एक NH2 यहां दिखेगा, ठीक है। ठीक इसी तरह इसमें भी आप देखोगे यहां OCH3 और यहां पर NH2 इस तरह से, और एक यहां पर आएगा OCH3 और NH2। अब आता है कि इन दोनों में मेजर कौन है और माइनर कौन है। तो देखो बच्चों, अगर मैं इसकी बात करूं कि इसका इंटरमीडिएट बेंजाइन लिया जाए, है ना, कि ये है CH3, ओके। अब यहां पर जो है मान लिया जाए कि ये बेंजाइन बन रही है, तो ये जो CH3 है ये क्या करेगा, प्लस I इफेक्ट डालता है, इससे ये बॉन्ड इधर खिसकेगा,
तो इसका मतलब है कि NH2 माइनस जो है वो इधर अटैक कर देगा जल्दी। ऐसा नहीं कि उस तरफ नहीं खिसक सकता, लेकिन ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो यहां NH2 जुड़ा दिखेगा ऐसा, और यहां निगेटिव चार्ज होगा जो बाद में प्रोटॉन लेके और इस तरह से एक सैचुरेट कंपाउंड मतलब एक कंप्लीट कंपाउंड में चेंज होगा। तो यहां पर आपने देखा कि अगर मिथाइल ग्रुप लगा दें जिसका प्लस आई इफेक्ट है, तो वो अपने पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के कारण डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन को इंपॉर्टेंस देगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उसके इफेक्ट से नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में ना जाके उसी के डायरेक्शन में इंडक्टिव इफेक्ट के डायरेक्शन में गया, और इस तरह से यहां पर इसने क्या कर दिया, अपने NH2 को एंटर करा दिया माइनस को तुरंत। तो ये मेजर बनेगा, मतलब इसमें ये वाला जो प्रोडक्ट है बच्चों ये मेजर होता है, देन ये क्या बनता है, माइनर। अब आता है कि इसमें अब कौन होगा। तो देखो बच्चों, अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर OCH3 है और ये है बेंजाइन, इसका इंडक्टिव इफेक्ट माइनस होता है, तो ये पाई बॉन्ड को ऐसे अट्रैक्ट करेगा और ऐसे में NH2 ग्रुप यहां अटैक कर जाएगा और OCH3 यहां निगेटिव और यहां पर NH2 ग्रुप जुड़ा दिखेगा। तो ये जो सिने सब्स्टिट्यूशन है यहां पर ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, जबकि ये क्या बनेगा, माइनर। तो ध्यान रखें कि अगर क्लोरोबेंजीन में कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा है जिसका प्लस आई इफेक्ट है, तो प्लस आई इफेक्ट होने पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगा, और माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा है तो उसमें सिने सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगा। यहां केवल और केवल इंडक्टिव इफेक्ट को ध्यान रखते हुए समझाना। तो ये केवल बेंजाइन मैकेनिज्म के बेस पर ही समझाया जा सकता है। ठीक इसी तरह इसमें रिएक्टिविटी आप देख रहे हैं केवल बेंजाइन मैकेनिज्म से बताई जा सकती है। ये दो प्रकार की एनिलीन ये बनना बेंजाइन मैकेनिज्म है। तो ये है कुल मिला के हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट बेंजाइन का फॉर्मेशन। तो यहां तक आप समझ गए पूरे जो है, बाकी इनके क्या क्या और कहां कहां बनेंगे, क्या एप्लीकेशंस हैं कार्बोकैटायन कार्बेनाइन, इन सबको हम रिएक्शन वाइज अच्छी तरह से समझेंगे आगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अभी तो रिएक्शन के टाइप्स, इसका जो भी कुछ मैटर अभी बचा हुआ है हम उसको डिस्कस करेंगे, फिर जाके